हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। देखिए, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में हम लोग अभी तक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड्स एंड सॉलिड सॉल्यूशंस ये टॉपिक कवर कर चुके थे। सिंथेसिस ऑफ मटेरियल्स ये कवर हो चुका था। चैल्कोजेनाइड्स और इंटरकैल्शियम केमिस्ट्री ये भी मैंने पढ़ा दिया था। आज हम डिफेक्ट्स शुरू करेंगे और ये डिफेक्ट्स का जो टॉपिक है आज का वो प्रीलिम्स के फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू वाला डिफेक्ट से डिफरेंट है, क्योंकि आज के टॉपिक्स में ऐसा कुछ पोर्शन आएगा जो प्रीलिम्स के लिए आप कभी नहीं पढ़े होंगे, जैसे कि ओरिजिन ऑफ डिफेक्ट्स, एक्सटेंडेड डिफेक्ट्स एट्सेट्रा। तो चलिए डिफेक्ट्स शुरू करते हैं। अब देखिए, कोई भी सॉलिड परफेक्ट नहीं होता है। ऑल सॉलिड्स कंटेन इम्परफेक्शंस एंड दोज अफेक्ट सॉलिड का मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और केमिकल रिएक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। अब डिफेक्ट्स डायमेंशन वाइज 3-4 तरीके का होता है, जैसे कि पॉइंट डिफेक्ट्स और लाइन डिफेक्ट्स, दिस इज वन डायमेंशनल। और स्पेस डिफेक्ट 2 डायमेंशनल होता है। एक्सटेंडेड डिफेक्ट्स हम देखेंगे बाद में 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में वी विल कंसंट्रेट ऑन पॉइंट डिफेक्ट्स। बट क्योंकि ये मेंस है जीएसआई के, हम एक्सटेंडेड डिफेक्ट्स भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक पैरा लिखने लायक। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या है? पॉइंट डिफेक्ट्स है अगर कोई एक सॉलिड लैटिस का पर्टिकुलर एक एटम या आयन एक पर्टिकुलर पोजीशन में जहाँ पे उसको रहना चाहिए था उस पोजीशन से मिसिंग है, उस पोजीशन से अगर वो मिसिंग है या फिर ऐसे कोई इंटरस्टिशियल पोजीशन में जहाँ पे उसको नहीं रहना चाहिए था वहाँ पे वो प्रेजेंट है, तब हम उसको बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। सो रैंडम एरर्स इन ए पीरियडिक लैटिस such as absence of an atom या ion from its usual site or presence of an atom or ion at a site that is normally not occupied, मतलब interstitial site, पॉइंट डिफेक्ट अराइज करता है। और एक्सटेंडेड डिफेक्ट्स कैसे अराइज करता है? इट इज बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज इन द स्टैकिंग ऑफ द प्लेन्स ऑफ एटम्स। तो इरेगुलरिटीज अगर स्टैकिंग ऑफ प्लेन में रहे, मैंने पहले ही कहा था कि एक्सटेंडेड डिफेक्ट इज 3 डायमेंशनल, सो ये एक्चुअली प्लेन डिफेक्ट है। देखिए, मैंने कहा था कि मेंस के डिफेक्ट ऑफ सॉलिड में ऐसा कुछ टॉपिक है जो कि प्रीलिम्स के फैक्ट बेस्ड एमसीक्यू में आपको कभी नहीं मिला होगा, जैसे कि ओरिजिन ऑफ डिफेक्ट्स। तो डिफेक्ट्स का ओरिजिन क्या है? देखिए, कोई भी नॉर्मल मटेरियल की तरह सॉलिड का भी एक पर्टिकुलर जी होता है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी होता है, और जी वी नो इज इक्वल्स टू H माइनस PS। अब अगर कोई इम्प्योरिटी की वजह से कोई भी वजह से अगर उस सॉलिड में कोई डिसऑर्डरलीनेस आ जाए, है ना, डिफेक्ट्स क्या होता है? डिसऑर्डरलीनेस होता है, सम काइंड ऑफ डिसऑर्डरलीनेस। तो वो अगर आ जाए तो क्या होगा? एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डिसऑर्डरलीनेस या कैओस इसका मतलब ही है एंट्रोपी। सो एंट्रोपी हमारा बढ़ जाएगा। और डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड मतलब कोई लैटिस अगर डिसरप्ट हो जाए, अगर कोई लैटिस डिसरप्ट हो जाए तो डिसरप्ट करने के लिए उस लैटिस को एनर्जी मस्ट बी प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड, और आउटसाइड से हीट एनर्जी प्रोवाइड करने को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि ये जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी है हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी 2 तरीके का होता है, एक है नेगेटिव चेंज ऑफ हीट एनर्जी और एक है पॉजिटिव चेंज ऑफ हीट एनर्जी या एंथैल्पी। तो अगर डेल्टा H नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या? मतलब उस प्रोसेस में हीट एनर्जी जनरेट हुआ है उस प्रोसेस में, और वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। लेकिन डिफेक्ट जनरेट करना कोई लैटिस के अंदर ये थोड़ी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नहीं है। तो इसके लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो डेल्टा H इन दिस केस विल बी पॉजिटिव। सो यहाँ पे इस इक्वेशन में G इक्वल्स टू H माइनस TS, यहाँ पे H क्या होगा? ये भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। अब एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रहा है और एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्योंकि डिफेक्ट्स ऑफ सॉलिड एक पर्टिकुलरली डिसऑर्डरलीनेस है ऑफ सॉलिड का, एंट्रोपी का इंक्रीज विल बी ग्रेटर देन द एंथैल्पी इंक्रीज। तो अल्टीमेटली दिस पार्ट TS अगर नॉर्मल टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा है, मतलब रूम टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा है, तो TS पार्ट ज़्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा H पार्ट से, और TS पार्ट का मैग्नीट्यूड अगर H पार्ट से ज़्यादा है
तो ये टोटल अमाउंट H माइनस टी एस ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो G विल बी डेल्टा G फॉर डिसरप्टिव या डिफेक्ट ऑफ सॉलिड विल बी नेगेटिव। और हमको पता है डेल्टा G नेगेटिव मतलब क्या, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये इंडिकेट करता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे देखिए, इंक्रीज इन S इज मच मोर देन इंक्रीज इन H, thus डेल्टा G इज नेगेटिव एंड दैट इंडिकेट्स ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इसीलिए डिफेक्ट अराइज करता है। और टेम्परेचर जितना बढ़ेगा डेल्टा G उतना नेगेटिव होता जाएगा, क्योंकि G इक्वल्स टू डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। टेम्परेचर अगर इस कंपोनेंट में इंक्रीज करे तो पर्टिकुलरली ये कंपोनेंट ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा, सो टोटल डेल्टा G भी और ज़्यादा नेगेटिव होगा। सो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ डेल्टा G बिकम्स मोर नेगेटिव, तो defect concentration rises favorably. So solids have a greater number of defects as they approach their melting points. Solids जब कोई भी solids अपने melting point की तरफ approach करता है, so it shows more defects. प्लीज नोटिस दिस ग्राफ। इस ग्राफ में एनर्जी है वाई एक्सिस की तरफ और डिफेक्ट का कंसेंट्रेशन मतलब कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स है पर लैटिस साइड, तो डिफेक्ट कंसेंट्रेशन व एक्स एक्सिस के तरफ। तो ये ग्राफ प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर ओरिजिन ऑफ डिफेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसमें ये ड्रॉ कर लीजिएगा। अब टाइप ऑफ डिफेक्ट्स, पॉइंट डिफेक्ट्स दो तरीके का होता है, एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये अराइज करता है फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, मतलब फॉरेन बॉडी बाहर से जो आता है, इसीलिए एक्सट्रिंसिक। और इंट्रिंसिक क्या, जो प्योर सॉलिड सब्सटेंस में खुद से ही ऑकर करता है, दैट इज इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पॉइंट डिफेक्ट को हम डिटेल्स में देखते हैं। इसमें तीन तरीके का डिफेक्ट है, दो का नाम आपको पता है, शॉर्टकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट, और तीसरा क्या है, एंटीसाइड डिफेक्ट, ये हम देखेंगे। तो शॉर्टकी या शॉर्टकी वेगनर डिफेक्ट ये क्या होता है, इट इज ए पॉइंट डिफेक्ट इन विच एटम और आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट। मतलब जो कोई अगर नॉर्मल साइट से एक एटम या आयन मिसिंग है तो उसको हम शॉर्टकी डिफेक्ट बोलेंगे। ओवरऑल स्टोइशियोमेट्री इफेक्ट होता है, नहीं इफेक्ट होता है। और चार्ज बैलेंस रहता है, कैसे, अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है ए बी, ए प्लस बी माइनस, तो वहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ वैकेंसीज होगा कैटायनिक साइट में और एनायनिक साइट में। मतलब जितना कैटायन ए प्लस का, जितना ए प्लस कैटायन मिसिंग रहेगा उतना ही बी माइनस एनायन मिसिंग रहेगा। और अगर सॉलिड का स्टोइशियोमेट्री इस टाइप का हो एक्स बी वाई, तो क्या होगा, तो डिफेक्ट्स मस्ट ऑकर विथ बैलेंस चार्जेस, मतलब एक्स नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसी आपको दिखाई देगा और वाई नंबर ऑफ एनायनिक वैकेंसी ऑकर करेगा। क्यों, एक्स इंटू वाई कितना होता है, एक्स वाई। अगर ए वाई प्लस ये कैटायन एक्स नंबर ऑफ मिसिंग रहे तो टोटल कितना चार्ज मिसिंग है, एक्स वाई। और बी एक्स माइनस ये एनायन अगर वाई नंबर मिसिंग रहे तो भी कितना चार्ज मिसिंग है, एक्स वाई। सो इस तरीके से चार्ज बैलेंस हो जाता है। शॉर्टकी डिफेक्ट कहाँ ऑकर करता है, at low concentration in purely ionic solids such as NaCl. They occur most commonly in structures with high coordination number. क्यों, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाला जितने भी कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे कैटायन और एनायन का साइज कंपेरेबल है, जैसे सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एटसेट्रा। ये R प्लस बाई आर माइनस क्या है, ये है रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो जितना ज़्यादा होगा 0.93, 0.73, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा, और कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा मतलब वो कैटायन और एनायन कंपेरेबल साइजेस का होगा, जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड, KCl एटसेट्रा। तो ये शॉर्टकी डिफेक्ट का एक पिक्चर है, ये डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये साइट वैकेंट है, ये कौन सा साइट है, ये सोडियम प्लस, यहाँ से एक Na प्लस वैकेंट है, और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से एक Cl माइनस भी वैकेंट है, और बाकी चार्ज का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो स्टोइशियोमेट्री इंटैक्ट है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। और फ्रेंकेल डिफेक्ट क्या है, इट इज जस्ट लाइक
अनदर शॉर्टकी डिफेक्ट, बट यहाँ पे जो एटम या आयन मिसिंग है वो कंप्लीटली मिसिंग नहीं है, वो उसी सॉलिड लैटिस में कोई इंटरस्टिशियल पोजीशन में ऑक्यूपाई किया हुआ है। जैसे कि इस पिक्चर में एक Ag प्लस ये मिसिंग है, लेकिन ये मिसिंग कंप्लीट लैटिस से नहीं है, ये अपने साइड से यूजुअल साइड से मिस होके यहाँ पे ये साइड ऑक्यूपाई किया है इंटरस्टिशियल पोजीशन में। So generally the cations having smaller sizes tend to occupy the interstitial size। हमको पता है कि नॉर्मली कोई भी आयनिक या कोवलेंट सॉलिड्स में जहाँ पे दो टाइप के आयन है, कैटायन और एनायन, वहाँ पे कैटायन आर ऑलवेज स्मॉलर देन द एनायंस। सो प्रोबेबिलिटी इसका ज़्यादा है कि कैटायन ही मिसिंग रहेगा और इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करेगा और फ्रेंकेल डिफेक्ट अराइज होगा। Such defects are predominant in complexes with low coordination number with lower radius ratio। क्योंकि लोअर रेडियस रेशियो मतलब कैटायन और एनायन में साइज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब एनायन इज वेरी मच ग्रेटर देन कैटायन। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ AgCl silver chloride, a small number of Ag plus ions occupy the tetrahedral sites मतलब interstitial sites। In this kind of defect also the stoichiometry is unchanged। Obviously ये Ag प्लस यहाँ पे ना रह के अगर यहाँ पे है तो कोई टोटल चार्ज के ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, सो टोटल स्टोइशियोमेट्री विल बी अनचेंज्ड। कुछ एग्जाम्पल क्या है? AgBr, AgI, ZnS। This kind of defects are most commonly seen in woodsite structure and sphalerite structure। ये ZnS दो टाइप के स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट कर पाता है, वुडसाइट और स्फेलेराइट। एक क्वेश्चन फेस कर लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इंट्रिंसिक डिफेक्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैडमियम टेलुराइड। अब देखिए हमने इसके पहले दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखा था, फ्रेंकेल डिफेक्ट में और शॉर्टकी डिफेक्ट में। शॉर्टकी डिफेक्ट का जनरल रूल था कि हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, सॉलिड आयनिक होना चाहिए। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों? ताकि कैटायन और एनायन का साइज जो है वो कंपेरेबल रहे तो ही शॉर्टकी डिफेक्ट अराइज कर पाएगा। और ऑन द कंट्ररी फ्रेंकेल डिफेक्ट में लो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए और कोवेलेंट कंपाउंड चाहिए। लो कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों? ताकि जो रेडियस रेशियो है R प्लस बाई R माइनस ये बहुत कम हो। रेडियस रेशियो अगर कम है इसका मतलब R प्लस और R माइनस के साइज में बहुत डिफरेंस है, मतलब जो एनायन का साइज है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन कैटायन का साइज। और कैटायन का साइज अगर छोटा है तो वो क्या होगा? इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर पाएगा एंड दैट विल लीड टू फ्रेंकेल डिफेक्ट। तो इसीलिए फ्रेंकेल डिफेक्ट में हमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर और कोवेलेंट टाइप ऑफ कंपाउंड चाहिए होता है। अब हमारे पास दो कंपाउंड है, एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड और एक है कैडमियम टेलुराइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? रॉक सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर है, इसका सोडियम क्लोराइड जैसा 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये आयनिक बॉन्डिंग भी शो करता है, Mg2+ और O2-। तो ये क्लियरली शॉर्टकी डिफेक्ट दिखाएगा। दोनों ही पॉइंट डिफेक्ट है, लेकिन एक में कुछ मैग्नीशियम आयंस मिसिंग रहेंगे, उसके साथ सेम नंबर ऑफ O2- आयंस मिसिंग रहेंगे। और कैडमियम टेलुराइड ये अडॉप्ट करेगा वुडसाइट स्ट्रक्चर विथ 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। दिस इज लेस देन 6:6 और ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये एज सच आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो ये क्या दिखाएगा? फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट मतलब कुछ कैडमियम 2+ आयन अपनी यूजुअल साइड से मिसिंग होके इंटरस्टिशियल पोजीशन में रहेगा। और दोनों में मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैडमियम टेलुराइड दोनों में ही स्टोइशियोमेट्री क्या रहेगा? स्टोइशियोमेट्री विल बी अनचेंज्ड, बैलेंस का कोई चेंज नहीं होगा। और मैंने कहा था कि फ्रेंकेल और शॉर्टकी डिफेक्ट छोड़ के भी अनदर काइंड ऑफ पॉइंट डिफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एटम इंटरचेंज डिफेक्ट या एंटीसाइड डिफेक्ट। ये नॉर्मल कोई सॉलिड लैटिस में नहीं दिखाता है, ये नॉर्मली होता है मेटल एलॉयज में। मेटल एलॉयज मतलब होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू या मोर देन टू मेटल्स। कैसे होता है? ए पेयर ऑफ एटम्स इंटरचेंजेस साइड्स among them rising to this kind of defect। For example, a copper gold alloy of exact overall composition of CuAu has extensive disorder at high temperature
मतलब हाई टेम्परेचर में कुछ कॉपर आयन या कॉपर एटम अपने साइड से Au एटम के साइड में जाके उसके साइड ऑक्यूपाई करता है एंड वाइस वर्सा। सेम नंबर ऑफ Au एटम्स अपना साइड छोड़ के कॉपर एटम का साइड ऑक्यूपाई करता है। सो दिस काइंड ऑफ पॉइंट डिफेक्ट अराइजेस एंड दिस इज कॉल्ड एंटी साइड डिफेक्ट्स। इवन इन स्पिनल्स, स्पिनल्स क्या, स्पिनल्स है एक काइंड ऑफ Ab2O4, दिस काइंड ऑफ ऑक्साइड्स। ये सिलेबस में है इनऑर्गेनिक सॉलिड्स का, हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। सिमिलरली चार्ज्ड आयंस इंटरचेंज साइड्स अमॉन्ग देम एंड शोज दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट। मतलब ये बोला गया है कि स्पिनल में भी ये एंटी साइड डिफेक्ट देखा जाता है क्योंकि वहां पे सिमिलरली चार्ज आयंस, मान लीजिए जैसे Ab2O4, ये स्पिनल में ए मान लीजिए 2+ फॉर्म में है और बी में कुछ भी है 2+ फॉर्म में और कुछ भी है 3+ फॉर्म में। अब जो बी 2+ फॉर्म में है वो सेम नंबर ऑफ बी सेम नंबर ऑफ A2+ के साइड ऑक्यूपाई करेगा एंड वाइस वर्सा। तो स्पिनल में भी एंटी साइड डिफेक्ट देखा जाएगा। कंपैरिजन टेबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आ सकता है और ये टेबल अगर आपको याद रह जाए तो आपको अलग से शॉर्टकी या फ्रेंकेल डिफेक्ट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर पॉइंट मेंशन किया हुआ है और जब कोई भी डिफरेंस आप एग्जाम हॉल में रिप्रेजेंट करोगे कोई सब्जेक्टिव एग्जाम हॉल में, तो ये टेबल में एकदम लेफ्ट हैंड साइड में, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे पॉइंट देना मत भूलना। जैसे नेचर ऑफ डिफेक्ट, नेचर ऑफ क्रिस्टल, ऐसे करके लिखोगे तो मार्क्स ज़्यादा कैरी होगा। सो शॉर्टकी और फ्रेंकेल डिफेक्ट का फर्स्ट है नेचर ऑफ डिफेक्ट। शॉर्टकी में है इट लीड्स टू द मिसिंग ऑफ कैटायंस एंड एनायंस इन ए एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी। और वहां पे फ्रेंकेल में है इट लीड्स टू इंटरस्टिशियल ऑक्यूपेंसी बाय कैटायंस कीपिंग देयर लैटिस साइड वैकेंट। अब यहाँ पे दोनों में ही क्या है कॉमन चीज कि स्टोइशियोमेट्री मतलब चार्ज बैलेंस वो अनचेंज रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये मेंशन नहीं हुआ है क्योंकि ये डिफरेंस है, ये सिमिलरिटी नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस, नेचर ऑफ क्रिस्टल। हाईली आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पे क्या है प्रेफरेबली इन कंपाउंड्स हैविंग स्मॉल एनायंस एंड लार्ज एनायंस, लो कोऑर्डिनेशन नंबर, हैविंग ए लार्ज डिग्री ऑफ कोवेलेंसी। मतलब फुल्ली कोवेलेंट नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन जितना लो कोऑर्डिनेशन नंबर हो सके और जितना ज़्यादा कोवैलेंसी हो सके। फेजेंस रूल वाइज कोवैलेंसी और आयनिक कंपाउंड डिटर्मिनेशन करने का जरिया क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि कैटायन का साइज क्या है और चार्ज क्या है। अगर कैटायन का चार्ज बहुत ज़्यादा है और साइज छोटा है तो दैट विल प्रेफर कोवैलेंसी, दैट विल प्रेफर कोवैलेंट नेचर ऑफ कंपाउंड। और एनायन का अगर चार्ज ज़्यादा है और साइज भी ज़्यादा है तो दैट विल ऑल्सो प्रेफर कोवैलेंट कैरेक्टर या कोवैलेंट नेचर कंपाउंड। और एनायनिक नेचर के लिए क्या है जस्ट इसके ऑपोजिट, वाइस वर्सा। ठीक है, ये फेजेंस रूल है, ये बाद में आएगा प्रीलिम्स के सिलेबस में मैं पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे जो स्मॉल कैटायंस बोला गया है और कोवैलेंसी बोला गया है इसको आप रिलेट कर दीजिएगा अगर आपको फेजेंस रूल याद है तो, कि जितना कोई कंपाउंड में स्मॉलर कैटायंस होगा वो कंपाउंड उतना कोवैलेंट होगा। और कोवैलेंसी मतलब लो कोऑर्डिनेशन नंबर और लो कोऑर्डिनेशन मतलब ये दिखाएगा फ्रेंकेल डिफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो है, दिस इज यूनिटलेस। ये इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी ऑफ द कंपाउंड divided by or upon electrical permeability in space, ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट में नॉट सिग्निफिकेंटली चेंज्ड और फ्रेंकेल डिफेक्ट में ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ like charges in small region dielectric constant rises significantly। मतलब यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग है तो यहाँ पे पर्टिकुलरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट में
कुछ कैटायंस अपना साइट छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में गैदर करते हैं, और अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कैटायन गैदर हो जाए कोई इंटरस्टिशियल साइट में तो उस जगह का चार्ज बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल परमिएबिलिटी में डिफरेंस आ जाएगा, एंड दैट विल क्रिएट अ डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द होल्स। यहाँ पे देखिए कैटायन और एनायन दोनों मिसिंग रहता है, कैटायन भी मिसिंग है, एनायन भी मिसिंग है, तो होल जनरेट होता है एंड दैट क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और फ्रिंकल में क्या होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ बोथ द होल्स एंड इंटरस्टिशियल आयंस। मतलब जो A+ आयंस अपने साइड से मिसिंग है और वहाँ पे एक होल जनरेट हुआ है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये आयन कैटायन इटसेल्फ भी रिस्पॉन्सिबल है टू जनरेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस, क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों मिसिंग है, और यहाँ पे नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड क्योंकि ये कैटायन मिसिंग तो है लेकिन वो लैटिस के अंदर ही है, लैटिस के अंदर ही दूसरा एक इंटरस्टिशियल साइड पे है, सो सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड नहीं होगा डेंसिटी। सिक्स्थ एंड लास्ट डिफरेंस, एनर्जी रिक्वायरमेंट रिक्वायर्स ए लोअर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू क्रिएट ए डिफेक्ट, और यहाँ पे फ्रेंकेल में रिक्वायर्स ए हाई एनर्जी टू क्रिएट ए डिफेक्ट। ये था हमारा इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स के बारे में। अब एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स, एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहर की कोई इम्प्योरिटीज या फॉरेन बॉडीज के वजह से ऑकर करता है, वो डिफेक्ट्स है एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। इसको हम और क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्यों बोलते हैं आप देखोगे, क्योंकि इसमें स्टोइशियोमेट्री चेंज हो जाता है। फ्रेंकेल, शॉटकी या एंटीसाइड डिफेक्ट, कोई भी इंट्रिंसिक डिफेक्ट में स्टोइशियोमेट्री अनचेंज था, लेकिन एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट में स्टोइशियोमेट्री चेंज होता है, और इसको हम बर्थोलाइड डिफेक्ट भी बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स रिजल्ट फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, जैसे कि मैंने कहा था फॉरेन बॉडीज। द डिफरेंट पॉसिबल वेज टू क्रिएट दिस डिफेक्ट इन AB काइंड ऑफ क्रिस्टल इज, एक तो मेटल एक्सेस, अगर कोई मेटल आयन एक्सेस है तो, एक है मेटल डेफिशिएंसी और नॉन मेटल एक्सेस। अब देखिए नॉर्मली यहाँ पे जो AB है, हम A को मेटल मान लेते हैं, मतलब इस AB को आप मान लीजिए MX काइंड ऑफ कंपाउंड हम मान लेते हैं, जहाँ पे ये MX है सॉल्ट का क्रिस्टल और M है मेटल। फॉर एग्जाम्पल इन सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन एक मेटल थोड़ी है, क्लोरीन है नॉन मेटल, और सोडियम है मेटल। तो AB काइंड ऑफ कंपाउंड में अगर मेटल एक्सेस हो जाए, मान लीजिए सोडियम Na1+ डेल्टा, डेल्टा मतलब नॉन स्टोइशियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ सोडियम वहाँ पे एक्सेस है, Na1+ डेल्टा Cl, ये क्या होगा, मेटल एक्सेस के वजह से क्रिएट हुआ एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट, सो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट। और अगर मेटल डेफिशिएंसी हो तो क्या होगा, नॉन मेटल एक्सेस हो जाएगा, तो ये है नॉन मेटल एक्सेस वाला डिफेक्ट का स्टोइशियोमेट्री। और थर्ड रीजन क्या है, सब्सटीट्यूशन बाय इम्प्योरिटीज, मतलब A+ रहेगा, B- भी रहेगा, उसके साथ एक फॉरेन बॉडी आ जाएगा और एक टोटल नॉन स्टोइशियोमेट्रिक सॉलिड लैटिस फॉर्म करेगा। दिस ऑल्सो क्रिएट्स एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स। यहाँ पे डबल F कर दिया है, सिंगल F होगा। अब फर्स्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल, मेटल एक्सेस और नॉन मेटल डिफिशियंसी। जैसे कि अगर MX एक आयनिक सॉलिड है, तो इसमें मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है, दो तरीके से, या तो X का अमाउंट आप घटा दो या तो मेटल का अमाउंट आप बढ़ा दो। अगर X का अमाउंट घटा दोगे तो ये होगा नॉन मेटल डिफिशियंसी, वो भी एक तरीके से मेटल एक्सेस कर देगा, और अगर M को इटसेल्फ मेटल आयंस को बढ़ाओगे तो वो होगा मेटल एक्सेस। इट ऑकर्स इन 2 वेज। पहला वेज कौन सा है, X को घटा देने वाला, रिप्लेसमेंट ऑफ एनायन बाय इलेक्ट्रॉन। कोई लैटिस साइट में अगर कोई एनायन ऑक्युपाई होता है बाय इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ अनदर एनायन, देन दिस डिफेक्ट अराइजेस। कोई लैटिस साइट से मान लीजिए NaCl का ही अगर एक लैटिस साइट से क्लोरीन माइनस मिसिंग है और वहाँ पे जो होल जनरेट है वो ऑक्युपाई करता है कोई इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करेगा, लेकिन साथ में एक सेंटर जनरेट करेगा विच वी कॉल F सेंटर। F stands for German word Farbe, which means color. The trapped electron in F center can absorb light,
in visible range for its transition to a higher level, and the compound appears colored. This type of F-center appears for crystals which are prone to Schottky defects. अब ये important line है. Schottky defect और Frenkel defect में main difference क्या था? Schottky defect arise करेगा for ionic solids with high coordination number, और NaCl इसी टाइप का एक सॉलिड है, आयनिक है, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6:6, और रेडियस रेशियो भी हायर है, मतलब R प्लस इज ऑलमोस्ट ऑफ सेम साइज ऑफ R माइनस. इस टाइप के सॉलिड में शॉटकी डिफेक्ट जनरेट होता है, और शॉटकी डिफेक्ट जनरेट जहाँ पे होता है उसी टाइप के कम्प्लेक्स में ये मेटल एक्सेस या नॉन मेटल डिफिशियंसी वाला एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट देखा जाता है. एक डिटेल्ड एग्जांपल देख लेते हैं. NaCl को अगर ट्रीट किया जाए सोडियम वेपर से और ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम को डोप किया जाए NaCl लैटिस में, तो क्रिस्टल एनर्जी कन्वर्ट करेगा इनकमिंग सोडियम एटम्स को टू सोडियम प्लस आयंस, और साथ में क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रॉन्स. तो सोडियम प्लस आयंस ऑक्यूपाई करेगा यूजुअल लैटिस साइट्स, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन साथ में जनरेटेड हुआ है वो ऑक्यूपाई करेगा द लैटिस साइड्स विच वेर सपोज्ड टू ऑक्यूपाइड बाय क्लोरीन माइनस आयंस. इसीलिए एक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक Na1 प्लस डेल्टा Cl ये अराइज करेगा, और इट लुक्स येलो कलर्ड. येलो मतलब इधर F सेंटर जनरेट हुआ है, एंड दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस येलो कलर. सिमिलरली KCl का जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक इंट्रिंसिक डिफेक्ट है वो वायलेट कलर जनरेट करता है. KBr का जो F सेंटर है वो ब्लू ग्रीन कलर जनरेट करता है. सिमिलरली LiF का पिंक कलर और कैल्शियम फ्लोराइड का ब्लू पर्पल कलर जनरेट होता है, और सबका रीजन सेम है F सेंटर. और F सेंटर का रीजन क्या है? मेटल एक्सेस या नॉन मेटल डिफिशियंसी एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट. ये जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स जनरेट होता है विथ F सेंटर्स, दे आर पैरामैग्नेटिक ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है. द कलर ड्यू टू F सेंटर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ होस्ट क्रिस्टल बट नॉट ऑन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये इंपॉर्टेंट लाइन है. जैसे कि सोडियम क्लोराइड को अगर सोडियम से या पोटेशियम वेपर से ट्रीट किया जाए तो ये येलो होगा, मतलब F सेंटर जनरेट करेगा. क्योंकि F सेंटर किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ होस्ट क्रिस्टल, विच इन दिस केस इज सोडियम क्लोराइड. अब इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है. ये पोटेशियम से भी आ सकता है, सोडियम से भी आ सकता है, ये चाहे और कोई भी मेटल आयन से आ सकता है. हम डोप करके भी इस फ्री इलेक्ट्रॉन को अंदर पेनिट्रेट करवा सकते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स में. It will form yellow color in all cases. Powdered NaCl on being irradiated by X-ray also produces yellow color. XRD में एक्सरे डिफ्रैक्शन जो है उसमें आप देखोगे कि सोडियम क्लोराइड को अगर हीट किया जाए तो वो ऑल्सो येलो कलर प्रोड्यूस करेगा, बट दैट्स नॉट F सेंटर. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम आयनाइजेशन ऑफ क्लोरीन माइनस आयंस. ये एक डायग्राम है F सेंटर का. यहाँ पे देखिए ये जो साइट है ये इट वॉज सपोज टू ऑक्यूपाइड बाई क्लोरीन माइनस आयंस, बट उसके जगह यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन का नंबर कम हो गया और सोडियम का नंबर ज़्यादा हो गया. तो इसीलिए ये फॉर्मूला सोडियम 1 प्लस डेल्टा Cl और F सेंटर जनरेट होता है. अभी तक MX टाइप ऑफ क्रिस्टल में जो इफेक्ट M1 प्लस डेल्टा X टाइप का फॉर्म हो रहा था वो किस लिए? क्योंकि X जो है नॉन मेटल वो डिफिशियंट हो रहा था. लास्ट एग्जाम्पल में हमने वही देखा, F सेंटर जनरेट हो रहा था और इसीलिए इस टाइप के नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स हमें मिल रहे थे. लेकिन दूसरे एक तरीके से भी हम इस टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं. इस टाइप के इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक इफेक्ट हमें मिल सकता है, वो है मेटल आयन अगर इंक्रीज हो जाए. X को हम छेड़ेंगे नहीं, X सेम रहेगा. अगर मेटल आयन इंक्रीज हो जाए then also for excess of metal ions in interstitial sites we will get this kind of non-stoichiometric compounds, for example AgBr, ZnO, etc.
Metal excess defect can also arise when additional cations take up interstitial spaces. अभी तक क्या था? अभी तक था कि जो anions है वो मिसिंग है और उसके जो होल्स है या अनऑक्युपाइड साइट्स है वो कौन ऑक्युपाई कर रहा था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाहर से एडिशनल कैटायन टेकअप कर रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस एंड द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू बैलेंस चार्जेस। बाहर से अगर एडिशनल कैटायंस आए तो उसके साथ साथ एडिशनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आएगा, क्योंकि टोटल नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स में चार्ज तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑकर जनरली इन कंपाउंड्स विच आर प्रोन टू फ्रिंकल डिफेक्ट्स। अब देखिए ये आपको अगर ध्यान है, फ्रिंकल डिफेक्ट्स कहाँ पे होता है? फ्रिंकल डिफेक्ट्स इज प्रोन टू द कंपाउंड्स विच हैव लो कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए और सम डिग्री ऑफ कोवैलेंसी रहना चाहिए। सो कोवैलेंट एंड लो कोऑर्डिनेशन नंबर जहाँ पे कैटायन का साइज एनायन के साइज से बहुत छोटा है वहाँ पे सिर्फ फ्रेंकेल डिफेक्ट हमें मिलता है। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट के लिए जो भी कंपाउंड ससेप्टेबल है दे शो दिस काइंड ऑफ एक्सेस मेटल आयन इन इंटरस्टिशियल साइट्स डिफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर ब्रोमाइड, जिंक ऑक्साइड। इस डायग्राम में देखिए कोई भी एनायन या कैटायन अपने साइड से मिसिंग नहीं है, बल्कि एक एक्स्ट्रा Ag प्लस और साथ में एक इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज बैलेंस कर रहा है Ag प्लस का इंटरस्टिशियल साइट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या हो गया? मेटल एक्सेस हो गया और मेटल एक्सेस के वजह से ये एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट हमें मिल रहा है। यहाँ पे कोई एफ सेंटर तैयार नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा। जेमस्टोन्स के साथ डिफेक्ट्स का रिलेशन क्या है? मोस्ट कॉमन ऑरिजिन ऑफ कलर इन ए जेमस्टोन इज ए डी मेटल आयन डोपंट। डोपंट मतलब जिस मेटल आयन से हम डोप करते हैं कोई एक मटेरियल को या कंपाउंड्स को। दीज आर सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल रूबी रेड कलर का होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली इसका जो कंपाउंड है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना। एल्यूमिना का जो Al3+ आयन है वो अगर क्रोमियम 3+ आयन से रिप्लेस हो जाए इन ऑक्टाहेड्रल साइट्स तो ये रेड कलर जनरेट करेगा। और क्रोमियम 3+ क्या है? क्रोमियम ये एक डी मेटल आयन है। वैसे ही एमरल्ड ग्रीन कलर शो करता है, नॉर्मली ये है बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। यहाँ पे भी अगर एल्यूमिनियम को ऑक्टाहेड्रल साइट्स में क्रोमियम 3+ आयन से रिप्लेस किया जाए तो हमें ग्रीन कलर का एमरल्ड मिलेगा। सफायर ब्लू कलर होता है, ये भी एल्यूमिनियम का जो Al3+ आयन है उसको रिप्लेस किया जाता है Fe2+ से और टाइटेनियम 4+ से। और डायमंड का केस कुछ अलग है। डायमंड नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कुछ कुछ डायमंड कलर्ड होता है, जैसे कि येलो डायमंड। कलर सेंटर फॉर्म होता है फ्रॉम N14। N14 जो प्रोड्यूस होता है बाय डीके ऑफ C14। जो रेडियो एक्टिव कार्बन है 14C वो डीके होते होते N14 में जब आता है और वो प्रेशर के थ्रू जब कार्बन फाइनली डायमंड में कन्वर्ट होता है तो ये कलर सेंटर जनरेट करता है। नेक्स्ट काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट विच इज मेटल डेफिशिएंसी और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। देखिए याद रखना बहुत आसान है, आप बस ध्यान में रखिएगा कि एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट मतलब नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट जहाँ पे या तो मेटल एक्सेस होगा या तो मेटल डेफिशिएंट होगा। अब पहले हमने क्या पढ़ा था? मेटल एक्सेस। अब मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है? दो तरीके से। या तो आप एनायन का जो प्रोपोर्शन है उसको घटा दीजिए, एनायन का क्वांटिटी, नहीं तो आप मेटल का जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा दीजिए, है ना। तो यहाँ पे एफ सेंटर आपने पढ़ा था, एफ सेंटर जनरेट हुआ था, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एटसेट्रा हमको मिला था। और यहाँ पे कोई एनायन तो एज सच मिसिंग नहीं था, लेकिन बाहर से इम्प्योरिटीज के तौर पे कैटायन एक्सेस था विद देयर करेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि AgBr। तो ये हो गया था हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट दूसरे तरीके का कौन सा है? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ये भी दो तरीके का होगा। मेटल डेफिशिएंट कैसे हम कर सकते हैं? या तो आप मेटल को घटा दो, मेटल का जो क्वांटिटी है, या तो आप एनायन को बढ़ा दो, तो फिर ये हो जाएगा मेटल डेफिशिएंसी और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स।
ऑब्वियसली इट कैन बी अटेन्ड बाय 2 वेज, मैंने दिखाया, या तो मेटल को आप घटा दीजिए या तो एनायन का क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। पहला कौन सा है? पहला है मिसिंग ऑफ कैटायन, मतलब मेटल को आप घटा रहे हो। इफ ए कैटायन इज मिसिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर लैटिस साइट, the electrical neutrality is maintained by the oxidation of another cation, then it leads to formation of A1 minus delta B kind of non-stoichiometric compound. It generally predominates in transition metal compounds. Transition metal compounds क्यों हमें चाहिए, हम बाद में देखेंगे। देखिए यहाँ पे एक important लाइन है, यह है कि आप एक कैटायन को मिसिंग तो कर सकते हो उसके लैटिस साइड से, लेकिन वो मिसिंग होने के बाद जो चार्ज का डेफिशिएंसी होगा उसको मेंटेन कौन करेगा? वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करेगा दूसरा कैटायन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो सकता है इस कैटायन के ऑक्सीडेशन नंबर पे। और इतने वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स कौन दिखा सकता है? ट्रांजिशन मेटल के अलावा। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दिस काइंड ऑफ एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स। ये एग्जाम्पल से और भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। जैसे कि इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे इस साइड में क्या मिसिंग है? एक Fe2+ रहना चाहिए था, तो एक Fe2+ हमने मिसिंग कर दिया, तो हमारा क्या हो गया? चार्ज 2+ घट गया। इसको बैलेंस कौन करेगा? आप अगर एज्यूम करोगे कि S2- करेगा, कि जितना F2+ गायब हो गया है उतना ही S2- भी एब्सेंट हो जाएगा, तो दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अगर एब्सेंट है तो उस काइंड ऑफ डिफेक्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वो है शॉर्टकी डिफेक्ट। वो ये डिफेक्ट नहीं है, शॉर्टकी डिफेक्ट स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है, और हम अभी पढ़ रहे हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो S2- का इसमें कोई रोल नहीं है। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए दूसरे मतलब बाकी जो Fe आयंस है वो अपने में चार्ज का थोड़ा हेरफेर करेंगे। जैसे कि Fe2+ में रह सकता है और 3+ में भी रह सकता है। तो कुछ Fe आयंस 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ Fe आयंस Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस प्रोपोर्शन में कन्वर्ट होगा ताकि जो मिसिंग Fe2+ है उसका चार्ज बैलेंस हो जाए। तो इसी तरीके से मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट भी क्रिएट हो गया और चार्ज न्यूट्रलिटी भी गड़बड़ नहीं हुआ। So this kind of defects are also seen in compounds like wozite, FeS, NiO, etc. Fe1- delta S actually exists as, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? प्योर NiO, प्योर निकल ऑक्साइड, जो कि पेल ग्रीन कलर का है, is of very poor conductivity, but on heating in air it produces this non-stoichiometric compound. It's a black mass and good conductor of electricity. अब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो रास्ता था, या तो मेटल को घटा दो या तो एनायन का नंबर बढ़ा दो। तो सेकेंड एग्जाम्पल वही है, प्लेसमेंट एक्सेस एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ होगा, प्लेसमेंट ऑफ एक्सेस एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट। इसके रिगार्डिंग ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं नहीं, क्योंकि एनायन को इंटरस्टिशियल साइट में इंट्रोड्यूस करना एनर्जेटिकली एक फेवरेबल टास्क नहीं है। सो एनीवे, if an extra anion resides in the interstitial site, then oxidation of the cation can balance the electrical neutrality. यहाँ पे भी सेम किस्सा कि अगर कोई एक्स्ट्रा एनायन आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई एक्स्ट्रा एनायन आ जाता है, जैसे Cl- एनायन आ गया या Br- एनायन आ गया, तो मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन चार्ज न्यूट्रलिटी को बैलेंस कौन करेगा? जो कैटायंस है, पोटेशियम प्लस, प्लैटिनम 2+, ये जो कैटायंस है वो आपस में ऑक्सीडेशन नंबर का इंटरचेंज करके चार्ज को बैलेंस कर देगा, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज KCP। अब देखिए, एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट 3 तरीके से हो सकता था, उसमें से 2 तरीका हम पढ़ चुके हैं। एक है मेटल एक्सेस या नॉन मेटल डेफिशिएंसी, और एक है मेटल डेफिशिएंसी या नॉन मेटल एक्सेस। इन दोनों में कॉमन क्या था? कॉमन ये था कि अगर हम एक सॉलिड ले रहे हैं आयनिक MX, तो वहाँ पे हमको अगर एब्सेंट करना हो या बाहर से कुछ डोप करना हो,
तो या तो हम एम को ही एब्सेंट करते थे या प्रेजेंट करते थे, मतलब एक्स्ट्रा बाहर से डोप करते थे, नहीं तो हम एक्स को मतलब सेम कैटायन और सेम एनायन को ही या तो हम एब्सेंट करते थे या तो हम बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट में इंक्लूड करते थे। अब जो थर्ड वाला पाथ है टू जेनरेट दिस काइंड ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्रिक एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट, वो है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स ड्यू टू सब्सटीट्यूशन बाय इम्प्योरिटीज। और ये इम्प्योरिटी कंप्लीटली अलग है, मतलब जो एम एक्स है उस एम को भी हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे बाहर से, और एक्स है एक्स को भी हम बाहर से इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, हम कंप्लीटली टोटल कोई फॉरेन मटेरियल को एज इम्प्योरिटी इंक्लूड करेंगे। यहाँ से देखिए, समटाइम्स द कैटायंस आर मिसिंग and the electrical neutrality is maintained by some foreign cations. For example, AgCl के स्ट्रक्चर में two vacancies of the cations can be compensated by the placement of one CD2+. इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक वैकेंसी यहाँ पे है और दूसरा वैकेंसी कहाँ पे है, दूसरा वैकेंसी है ये वैकेंट साइट है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली जो Ag+ है वो नहीं है। अब ये दो वैकेंट साइट हो गया। अब दो वैकेंट साइट में से एक पर्टिकुलर वैकेंट साइट इज ऑक्युपाइड बाय कैडमियम, और दो वैकेंट साइट में विच आयंस वेर सपोज टू स्टे, Ag+ आयन, ये +1 चार्ज का होता है। तो दो Ag+ आयन अगर एब्सेंट है, मतलब +2 चार्ज एब्सेंट है, उसके जगह हम एक वैकेंट साइट को एक कैडमियम 2+ आयन से रिप्लेस कर दिया, ऑक्युपाई करवा दिए, तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गया। तो ये है तीसरे टाइप के एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट्स। इसका भी डायग्राम आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी तक हम पॉइंट डिफेक्ट पढ़ रहे थे, पॉइंट डिफेक्ट हो गया। अब बाकी क्या रहा, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ऐसा जो डिफेक्ट होता है, मतलब शीट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, स्पेस डिफेक्ट एटसेट्रा। तो उनको हम बोलते हैं जो 3 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल डिफेक्ट है, मैक्सिमम 3 डायमेंशनल होता है, उनको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड या वेड्सली डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स में क्लस्टर टुगेदर, मतलब बहुत सारा पॉइंट डिफेक्ट अगर हो गया तो एक लाइन डिफेक्ट होगा, और बहुत सारा लाइन डिफेक्ट अगर एक के ऊपर एक स्टैक कर गया तो फाइनली वो स्पेस डिफेक्ट या एक्सटेंडेड डिफेक्ट को जनरेट करेगा। एक्सटेंडेड डिफेक्ट्स आर shear planes that collect defects along certain crystallographic directions. Example क्या है, tungsten oxides illustrate this kind of defect. The structure of WO3 consists of WO6 octahedrous sharing all vertices. The O atoms along a diagonal then kept aside. ये देखिए पर्टिकुलरली उस डिफेक्ट को, जो शेयर प्लेन है, ये जो शेयर प्लेन है उस प्लेन में ऑक्सीजन एटम along a डायगोनल अलग हो जाते हैं, और एडजेसेंट स्लैब्स स्लीप इन ए मोशन, एडजेसेंट स्लैब्स मिलके एक क्रिस्टलोग्राफिक शेयर प्लेन तैयार करता है, which was named by scientist A.D. Wedsley, and these are called extended planar defects. Such defects lead to continuous range of compositions. For example, टंगस्टेन ऑक्साइड में ये डिफेक्ट होता है, तो टंगस्टेन ऑक्साइड का फॉर्मूला कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, WO3 to WO2.93. So these are all about defects. अगले लेक्चर में हम एटम एंड आयन डिफ्यूजन, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स एटसेट्रा इनके बारे में देखेंगे, और इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को ख़त्म करने में और लगभग 3 लेक्चर या 4 लेक्चर चाहिए होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।